We will be starting a very important chapter now, and this chapter is chapter 4th of your class 12th NCERT textbook, and the chapter is reproductive health. इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हेल्थ की जो WHO की डेफिनेशन है वो ये थी कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और उस डेफिनेशन में हमने एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया था कि नॉट ओनली इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड ऑल्सो इट मीन्स दैट देयर इज़ नो इट इज़ नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। अगर मैं हेल्थ को पूरी तरह से डिफाइन करूं तो वो इस तरह से है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। अब धीरे धीरे हमने ये रियलाइज़ किया कि एक बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट इस पर्टिकुलर चीज़ का था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Reproductive health was often very neglected. People are very shy to talk about the reproductive patterns in our society, the society being very conservative, and believe me, the number of the STI cases are very high all over the world, and because of the lack of openness in the society, many of them they suffer in silence. So the idea was कि किसी तरह से इस कंसेप्ट को इस फोरफ्रंट में लाया जाए ताकि लोग इसके बारे में बात करें, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए और हम इस सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए अपनी सोसाइटी को ज़्यादा काम कर सकें। जब मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ कॉर्नर स्टोन्स हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन है वो ये है कि द रिप्रोडक्टिव मैटर्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय द फीमेल। तो हम ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव मैटर्स में जो डिसीजन मेकर है वो कौन होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए। ये एक कॉर्नर स्टोन है किसका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसका मतलब समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन टू हैव किड्स, हाउ मैनी किड्स दैट द कपल शुड हैव, व्हाट विल बी द स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन, ये जो मैटर है दे शुड बी डिसाइडेड प्राइमरली बाय द फीमेल। हमने ये कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बेसिकली अ कंसेप्ट विच इज़ फीमेल सेंट्रिक, और हम ये चाहते हैं कि इस फीमेल के हाथ में वो सारे डिसीजन हो जिससे कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो? इम्प्रूव हो। नंबर 2, एक बात को ध्यान से समझिए क्योंकि इस मदर के साथ में चाइल्ड हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा इंटीमेटली रिलेटेड है, इसीलिए एक प्रोग्राम जो हमने चलाया वो है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। बेसिकली हमने इसको क्लब कर दिया, एमलगमेट कर दिया, और एमलगमेट में हमने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें हमने प्राइमरी में सेंटर में किसको रखा है? फीमेल को, और उसके साथ अटैच किया है चाइल्ड सर्विसेज को, और हमने ये कहा कि RCH विल बी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड health services. That is a very very important part if we want to achieve a positive health and health for all in our country. I hope this is absolutely clear. अब हम एक वेब को समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो लो बर्थ वेट बेबी है that is below 2.5 kgs. So any baby which is born and has a birth weight of less than 2.5 kgs, we will call it as low birth weight. अब एक बात को समझिए, ये जो लो बर्थ वेट है ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि ये जो नियोनेट है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो इन्फेंसी को पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। So please understand what I am saying. Survival of the child, number 1 and primarily depends on the birth weight. So birth weight is a very very important parameter. अब हम ये कह रहे हैं कि जो लो बर्थ वेट बेबी है इसकी वजह क्या है? एक वजह तो बड़ी सिंपल हो सकती है कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया, टाइम से पहले पैदा हो गया, तो उसका बर्थ वेट क्या है? कम है। इन चीज़ों को अलग रख के अगर हम देखें कि लो बर्थ वेट की क्या वजह हो सकती हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह अगर आप समझ सकें तो ये आएगा मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि मदर जो है उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उसकी बॉडी क्या है? माल न्यूट्रेटेड है, एंड शी कैन नॉट बियर द स्ट्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी प्रॉपरली, एंड हेंस व्हाट वी विल से कि जब भी मदर में माल न्यूट्रिशन होगा तो चांसेस हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के, चांसेस हैं इंट्रा यूट्राइन मेंटल रिटार्डेशन के फीटस में, और ये बहुत चांसेस हैं कि फीटस का जो बर्थ वेट है वो क्या हो? कम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर हम ये देखें कि मैटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह क्या हो सकती है, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वन ऑफ द कॉमन रीजन में बी पॉवर्टी, और पॉवर्टी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है इलिटरेसी।
सो मैं एक वेब क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वेब क्रिएट कर रहा हूँ पॉवर्टी की वजह क्या है, इलिटरेसी, उसकी वजह से क्या है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन, और बच्चे कैसे हो रहे हैं, लो बर्थ वेट, और लो बर्थ वेट बेबीज़ में क्या हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से उनकी मॉर्टेलिटी रेट क्या है, हाई है। मॉर्टेलिटी रेट क्या है, हाई है। आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वेब दैट वी वॉन्ट टू ब्रेक। हम इस वेब को तोड़ना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि लो बर्थ वेट के पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है। एक और चीज़ आपने नोट किया होगा, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और दूसरा वहाँ जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लिटरेसी का लेवल क्या है, कम है, वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। सो हम ये कह रहे हैं कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लिटरेसी कम है, नंबर ऑफ प्रोजेनी पर कपल ज़्यादा होंगे, देयर विल बी अर्ली एज एट मैरिज। Early age at marriage means the female is entering into the reproductive age, into the marriage alliance very early in her reproductive age। और शुरू में रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल की फर्टिलिटी क्या होती है, हाई होती है, नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। फीमेल इलिटरेट है, शी डज नॉट नो द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स एटसेट्रा, एंड देयरफॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शी इज गोइंग टू बियर लॉट ऑफ चिल्ड्रन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप बड़े ध्यान से समझें कि ये आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लीजिए कि अ कपल हैज़ लेट अस से 6 or 7 चिल्ड्रन। 6 or 7 चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ कि फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years द फीमेल इज आइदर नर्सिंग अ बेबी और इज प्रेग्नेंट। तो हम ये कह रहे हैं एक प्रेगनेंसी हुई, 9 months तक प्रेगनेंसी हुई, उसने बेबी को डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद में उस बेबी को क्या किया, नर्स करने के बाद में वो दोबारा क्या हो गई, नेक्स्ट ईयर प्रेग्नेंट हो गई, एंड द विशियस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग एंड ऑन एंड ऑन। और उसकी जो बॉडी जो ऑलरेडी मॉल न्यूट्रिट है उसके ऊपर और बड़ा ड्रेन आ गया और कंटिन्यूअस ड्रेन होती चली गई, एंड शी गेट्स मोर एंड मोर इनटू द ट्रैप ऑफ द माल न्यूट्रिशन। सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज वेल एज द चाइल्ड हेल्थ अगर हम इस वेब को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू एंटिसिपेट। एक बात याद रखिएगा, किसी भी नेशन की ग्रोथ का एक बहुत सेंसिटिव पैरामीटर होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट कहते हैं 0 to 1 year ऑफ चाइल्ड को। सो इस टाइम पर देखिए कोई कैंसर नहीं होता, इस टाइम पर हार्ट डिसीज़ नहीं होती, इस टाइम पर डायबिटीज़ नहीं होती, इस टाइम पर और कोई एक्सीडेंट्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर ये बच्चे मरते हैं जो कि 0 to 1 year एज है, उनके मरने की वजह होती है रिकरेंट इन्फेक्शंस या कोई ऐसी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो कि लाइफ के लिए इनकम्पैटिबल है, जिसे आप बचा ही नहीं सकते। नहीं तो इस तरह के बच्चे को आसानी से उनमें क्या नहीं होनी चाहिए, मॉर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कंट्री में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वो लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कि उसका इन्फेंट है उस तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच पा रहा है। और ये बच्चे अनफॉर्चुनेटली बार बार किस में फंस रहे हैं, रिकरिंग इन्फेक्शन में फंस रहे हैं, और उनकी मॉर्टेलिटी रेट क्या है, हाई है। सो हमने ये देखा कि एक बहुत सेंसिटिव डेवलपमेंट जो पैरामीटर है किसी भी कंट्री का, वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिसे हम कहते हैं टेटनस नियोनेटोरम। टेटनस नियोनेटोरम का मतलब ये है कि जो नियोनेट होता है वो जो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में अटैच होता है मदर की बॉडी से, उसको काटने के लिए जो ब्लेड आपने इस्तेमाल किया है, अगर वो ब्लेड स्टेराइल नहीं है और उसमें टेटनस के क्या है, स्पोर्स हैं, तो ये स्पोर्स किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेंट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ये नियोनेट क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। आप बड़े ध्यान से समझिए, इट इज़ अ हाईली प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। मेरे ख्याल से जो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने कट करना है वो 1 या 1.5 या 2 रुपए का होगा मैक्सिमम। सो इतने से पैसे में इस मॉर्टेलिटी को क्या किया जा सकता है, एक्चुअली इस मॉर्टेलिटी को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी कंट्री में आज भी बहुत सारे लोग, बहुत से बच्चे किस वजह से मर सकते हैं, टेटनस नियोनेटोरम। हालांकि गवर्नमेंट हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब और हमने इस तरह की डेथ को बहुत हद तक क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हम इसको बिल्कुल क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं यहाँ पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ये लूँगा कि मैं एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की टेबल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है जब एक अंडर डेवलप्ड कंट्री धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है तो उसकी प्रायोरिटीज़ कैसे चेंज होती हैं और उसकी पॉपुलेशन की प्रायोरिटीज़ कैसे चेंज होती हैं, और उस पर्टिकुलर डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री में किस तरह से जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है, जो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उनमें किस तरह से चेंज आता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग द टेबल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
सो इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक मेथड होगा अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझें। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में मैं 2-3 पैरामीटर इस्तेमाल करूंगा। एक मैं करूंगा क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कौन सी? मिड ईयर। नॉर्मली 1 जुलाई की पॉपुलेशन को आप क्या लेते हैं? मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं। इसको आपने कहा क्रूड बर्थ रेट। इसी तरह से होगा क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स ऑब्वियसली पर 1000 ऑफ द मिड ईयर पॉपुलेशन, दैट विल बी अ क्रूड डेथ रेट। और अगर हम बर्थ रेट में से किसको माइनस कर दें? डेथ रेट को, वी विल गेट ग्रोथ रेट। वी विल गेट ग्रोथ रेट। और अगर बर्थ रेट ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी तो बर्थ रेट अगर डेथ रेट से ज़्यादा होगी तो ग्रोथ रेट विल बी पॉजिटिव। एंड अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग एक्सपोनेंशियली। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात बताई आपको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सिंपल बात को समझिए, बर्थ रेट किससे ज़्यादा है? डेथ रेट से। और ग्रोथ रेट क्या है? पॉजिटिव। और पॉपुलेशन क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। इस चीज़ को हमने क्या कहा है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब हम ये कह रहे हैं कि कंसीडर अ कंट्री विच इज़ हाईली अंडर डेवलप्ड। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जो कि बहुत ज़्यादा क्या है? अंडर डेवलप्ड है, बहुत अंडर डेवलप्ड है, बहुत पुअर कंट्री है। एक मैं आपको बड़ा सिंपल डेमोग्राफिक एक बहुत बढ़िया आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1911 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए वो X थी, आप चाहें तो इसको गूगल पर चेक करिएगा। हमने क्या कहा कि 1911 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, तो हमारे यहाँ आप जानते हैं डेमोग्राफी हर फर्स्ट ईयर ऑफ द डिकेड में होता है। सो 1911, 1921, 1931 दे विल बी द डेमोग्राफिक ईयर्स, जिसमें हमारी सेंसस काउंटिंग होती है। सो 1911 में जो हमारी पॉपुलेशन थी, 1921 में वो पॉपुलेशन एक्चुअली कम थी। सो दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। हमने ये कहा कि 1911 में जो भारत की पॉपुलेशन थी, 1921 में वो पॉपुलेशन 1911 की पॉपुलेशन से थोड़ी सी कम थी। सो इस चीज़ को अगर आप ये समझे, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। हमने बहुत ज़्यादा क्या नहीं किया हुआ था, कोई ये नहीं किया हुआ था कि हमने बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एजुकेशन थी या बहुत ज़्यादा हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। उसमें अनफॉर्चुनेट चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। मलेरिया, प्लेग जिसे महामारी कहते थे, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े, बंगाल फेमिन, ये जो पर्टिकुलर चीज़ें थी, क्रॉप का क्या होना, नुकसान होना, बार बार फेमिन आना, बीमारियां जैसे मैंने आपको बताया, मलेरिया, प्लेग, ये सारी बीमारियां, ये वो वजह थी कि हम ये जो है ना डेथ्स को क्या नहीं कर पा रहे थे, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे। और मॉर्टेलिटी बहुत हाई थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाकर के ये देखिए कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज इंडियन की कितनी थी और आज कितनी है। यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हाट मेडिसिन हैज़ डन फॉर दिस कंट्री, हाउ बेटर वी आर हैविंग इन आवर लाइफ एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा क्या हुई है? इंक्रीज़। हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत क्या हुआ है? कम हुआ है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या हुई है? बहुत ज़्यादा कम हुई है। हमने टेटनस नियोनेटोरम जैसी बीमारियों को रोकने की बहुत कोशिश की है। हमारी जो सैनिटाइजेशन है वो प्रोसेसेस बहुत बढ़िया हुए हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़, रेस्पिरेटरी बॉर्न डिजीज़, इनको हम काफ़ी हद तक क्या कर पा रहे हैं? कंट्रोल कर पा रहे हैं। कुछ डिसीज़ को हमने क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। पोलियो एक रिसेंट एग्जाम्पल है। मीजल्स के पीछे हमारी टीम लगी हुई है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हम हेल्थ केयर में क्या कर रहे हैं? हम इसमें जूझ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसका बहुत जल्दी हमारे को असर मिलेगा। सो हम आते हैं, मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टेज 1 की। तो मैंने जो ये अंडर डेवलप्ड बात बताई है स्टेज 1, आप इंडिया को 1911 वाली इंडिया को मानिए। लेट अस ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। सो हमने कहा स्टेज 1 में होगा ये कि द बर्थ रेट इज़ वेरी हाई, द बर्थ रेट इज़ वेरी हाई एंड द डेथ रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। बोथ आर अनडिजायरेबल थिंग्स। ये दोनों चीज़ें अनडिजायरेबल है। हमने क्या कहा कि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर बर्थ रेट किसके बराबर हो गया है? डेथ रेट के बराबर हो गया। और ग्रोथ रेट क्या हो गई? 0 हो गई और पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। वी कैन नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। वी आर नाइदर प्रिवेंटिंग बर्थ, वी आर नॉट प्रिवेंटिंग एनी डेथ। सो हम ये देखेंगे कि इस स्टेज को हम कहते हैं हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी
सो बहुत हाई स्टेशनरी का मतलब पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है, ये कंट्री बिल्कुल भी क्या नहीं है, डेवलप नहीं है। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए धीरे धीरे कंपनी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हुई और पैसा आना शुरू हुआ, द कंट्री लैंड्स अप इन व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेज 2। स्टेज 2 में अब आप ये समझिए गवर्नमेंट के पास क्या आया है, पैसा आया है, तो क्या आप मानेंगे कि पहला ध्यान उनका इस तरफ आएगा कि लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, और उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। और रिजल्ट आने से क्या हुआ कि बर्थ रेट रिमेन्स वेरी हाई, बर्थ रेट रिमेन्स वेरी हाई, बट इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। सो हम ये कह रहे हैं कि बर्थ रेट तो अब क्या रह रही है, हाई रह रही है, लेकिन डेथ रेट क्या होना शुरू हुआ है, कम होना शुरू हुआ है। और पहली बार बर्थ रेट ज़्यादा होगी किससे, डेथ रेट से, और ग्रोथ रेट क्या होगी, पॉजिटिव, और पॉपुलेशन एक्सपेंड होना शुरू हुआ होगा। ऐसा इंडिया के साथ हुआ होगा 1921 के बाद में, धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। और इस स्टेज को हम कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ये भी डिज़ायरेबल नहीं है। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, आपने ये देखा कि बर्थ रेट अभी क्या है, हाई है, हालांकि यहाँ आपको फ़ायदा दिखना शुरू हुआ है कि डेथ रेट क्या होनी शुरू हुई है, कम होनी शुरू हुई है। इसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे कंट्री में और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई और वो आ गए स्टेज 3 में। अब जाकर के कंट्री ने ये सोचा कि हुआ ये कि हमारे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, तो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ में तो कोई भी चेंज नहीं आया। तो पैसे आ गए, लेकिन पॉपुलेशन का साइज़ भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ। तो ये जो इंक्रीज़ हुई है इकॉनमी, इसका फ़ायदा किसको नहीं मिला, लोगों को नहीं मिला। तो इसका मतलब अब गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा टू कंट्रोल द बर्थ रेट, एंड दैट वुड हैव हैपेंड इन इंडिया इन अर्ली 1950s। 1951 में हमने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को स्टार्ट किया। सो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में 1950s में, इंडिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्चुअली टू स्टार्ट अ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सब लोगों को मिलनी चाहिए, अगर वाकई में हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, और हम ये चाहते हैं कि इसका फ़ायदा हर एक आदमी तक पहुँचे, तो हमें इस पॉपुलेशन के साइज़ को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया होगा बर्थ रेट पर, कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए होंगे किसको कंट्रोल करने के लिए, बर्थ रेट को, और उसका असर आना शुरू हुआ होगा। असर ये आना शुरू हुआ होगा कि इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो बर्थ रेट क्या होनी शुरू हुई, कम होनी शुरू हुई, लेकिन पैसा किस तरफ लगता चला गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो हम ये देखेंगे कि द बर्थ रेट फर्दर डिक्लाइंस, the birth rate further declines, and still birth rate remains higher than death rate, and the growth rate remains positive, and the population is still expanding. India अभी इसी स्टेज में है। हमने अपनी बर्थ रेट को कम करना शुरू किया है, डेथ रेट हमारी और कम होती जा रही है, लेकिन हमारी बर्थ रेट किससे ज़्यादा है, डेथ रेट से ज़्यादा है, इसलिए ग्रोथ रेट क्या है, पॉजिटिव, और पॉपुलेशन क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। इस स्टेज को आप कहेंगे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसके बाद में द कंट्री ग्रेजुअली विल लैंड अप इन व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होगा, दिस बिकम्स लो, द बर्थ रेट बिकम्स लो। इधर देखिए, द बर्थ रेट वॉज हाई, दोबारा क्या हुआ, लो। यहाँ पर ये क्या था, हाई, इट ऑल्सो बिकम्स लो, और दोबारा बर्थ रेट किसके बराबर आ गया, डेथ रेट के बराबर, और ग्रोथ रेट क्या हो गई, 0 हो गई। और इस स्टेज को मैंने कहा लो स्टेशनरी, एंड दिस इज द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये देख रहे हैं आप कि हमने यहाँ पर ग्रोथ रेट 0 से शुरू करके दोबारा कहाँ आ गए, ग्रोथ रेट 0 में आ गए, लेकिन ये हाईली डिज़ायरेबल है। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड वो यहाँ पर है, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड कहाँ पर है, स्टेज 4 में है। उनकी पॉपुलेशन क्या है, स्टेशनरी है, वो एक्सपेंड नहीं कर रही, वहाँ पर बर्थ रेट भी बहुत कम है और डेथ रेट भी बहुत कम है। ये बहुत डिज़ायरेबल है किसी भी ग्रोथ ऑफ नेशन के लिए। सो ये लो स्टेशनरी। एक स्टेज और पॉसिबल है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेज 5। स्टेज 5 में क्या होगा कि ग्रेजुअली, देखिए आप, बर्थ रेट तो थ्योरेटिकली 0 हो सकती है, लेकिन डेथ रेट थ्योरेटिकली 0 नहीं हो सकती। तो दोबारा मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि बर्थ रेट तो थ्योरेटिकली क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डेथ रेट 0 नहीं हो सकती। सो कुछ कंट्रीज़ में आप ये देखेंगे कि बर्थ रेट किससे कम हो गई है, डेथ रेट से, और ग्रोथ रेट क्या हो गई है, नेगेटिव, और पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। इसलिए इस स्टेज को हमने क्या कहा, डिक्लाइनिंग। बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसे हैं, हंगरी, फ्रांस, प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया, हमें इसको क्रॉस चेक करना चाहिए गूगल से। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन एक्चुअली क्या हो रही है, कम हो रही है।
सो इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंडिया पहले यहाँ था, धीरे धीरे इंडिया यहाँ पर आया, अब यहाँ पर है, और हम यहाँ से यहाँ निकलने की आने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू एंटर स्टेज 4 फ्रॉम स्टेज 3. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी आर फेसिंग अ वेरी टफ टास्क हियर. हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम स्टेज 3 से निकल के स्टेज 4 पे आ जाए. कुछ कंट्रीज़ बड़ी आसानी से स्टेज 3 से निकल के किस में आ गई? स्टेज 4 में आ गई. लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम जो है इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो हमें वो फैक्टर देखने पड़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम स्टेज 3 से निकल के किस में नहीं आ पा रहे हैं? स्टेज 4 में नहीं आ पा रहे हैं. सो यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो कि हमें हमारी पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं. सो बेसिकली हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो हमें स्टेज 3 से स्टेज 4 में आसानी से नहीं आने दे रहे हैं. जैसे ये देखिए, ये जो चैप्टर है, दैट चैप्टर रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ यू. यहाँ पर कोई ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसे आप रट के गए और जाकर के आपने एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया. यहाँ पर आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व होगी. यहाँ पर आपने सोचना है कि आप किसी प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं. तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप स्टेज 3 से स्टेज 4 में आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ सोशल कस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज. जितने भी बच्चे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, मेरी एक गारंटी है उनसे, आपका पीएमटी में सिलेक्शन हो या ना हो, कुछ कर पाएँ आप ज़िंदगी में, ना कर पाएँ, आपकी कम से कम एक शादी ज़रूर हो जाएगी. सो हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हैं तो एक शादी आपकी कम से कम तय है. अगर आपके घर वाले, अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं कैरियर बनाने के बाद में शादी करूंगा, तो आपके अड़ोसी पड़ोसियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. वो आपके घर वालों से पूछने लगेंगे, बच्चे का इतनी उम्र हो गई अब तक शादी नहीं हुई, इसकी प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है. तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ. यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज इज़ अ ट्रूथ. दूसरी चीज़, अर्ली एज एट मैरिज. सो ये 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं. सो हमने ये कहा कि हमारे यहाँ एक तो क्या हो गया, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज हो गई. नंबर 2 हमने क्या कहा, अर्ली एज एट मैरिज हो गया. इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या है, इलिटरेसी, लोगों को बर्थ कंट्रोल का फ़ायदा ही नहीं पता क्या होता है. ये सारी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं. इसीलिए हम स्टेज 3 से निकल के बड़ी आसानी से किस में नहीं आ पा रहे हैं? स्टेज 4 में नहीं आ पा रहे हैं. अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. अब हम ये तो कोई लॉ पास नहीं कर सकते कि लोगों की शादी नहीं होगी. दैट विल बी नॉट पॉसिबल. इस देश में कोई सरकार नहीं टिक पाएगी. आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ. लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर बात कीजिए, अर्ली एज एट मैरिज. अर्ली एज एट मैरिज का मैं नुकसान आपको बता चुका हूँ. अर्ली एज एट मैरिज का मतलब है, द अर्लियर अ फीमेल enters into a matrimonial alliance and is married at an early age, she enters into the marriage at a very early reproductive age where the fertility is high, and because of the illiteracy and lack of idea of contraception, she will have multiple pregnancies, and then it will be a constant drain on her body. So इसीलिए इंडिया में एक एक्ट आया, वो था शारदा एक्ट. शारदा एक्ट वॉज एक्चुअली एन एक्ट ऑफ 1930s. इस शारदा एक्ट में स्टैट्यूटरी एज डिसाइड की गई कि मेल्स की स्टेज होगी 21 और एज होगी, और फीमेल की एज एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स होनी चाहिए. सो ये एक हमारे यहाँ बाय लॉ है. यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसके खिलाफ कुछ मेल्स आंदोलन कर रहे हैं. मेल्स ये कहते हैं कि या तो अगर हम दोनों 18 में वोट दे सकते हैं तो या तो दोनों की शादी की एज 18 करो, या लड़कियों की भी कितनी कर दो, 21 कर दो. तो बेसिकली हमारे यहाँ जब लॉ बनता है तो हम लॉ को अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से क्या कर लेते हैं, तोड़ मरोड़ लेते हैं. लेकिन दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट. मैं एक लाइटर वेन में बात कर रहा हूँ. लेकिन आप ये समझिए कि इसका जब हम देखते हैं कि क्या इस एक्ट की वजह से चाइल्ड मैरिजेस या अर्ली एज एट मैरिज या बिलो स्टैट्यूटरी एज मैरिज खत्म हो गई हैं, द आंसर इज़ अ डेफिनेट नो. अभी भी हमारे देश में बहुत सारी मैरिजेस इस तरह से होती हैं. सो दैट मीन्स बाय लॉ आप हमेशा हर चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं. तो इसका कोई और तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा. इसका तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना मैं फ़ीमेल चाइल्ड को एजुकेट करूँ. आप ठंडे दिमाग से सोचिए मैंने क्या कहा. सो अगर हम इंसेंटिवाइज करें फीमेल चाइल्ड को, हमने क्या करना शुरू किया, एजुकेट करना शुरू किया. गवर्नमेंट ने पैसा लगाना शुरू किया फीमेल एजुकेशन में. मान लीजिए हमने 12th उसको कंपलसरी करा दी, फ्री करा दी, साथ में उसको कुछ स्कॉलरशिप्स दिए. आपको पैसे का इंसेंटिव देना पड़ेगा. तो जैसे ही वो 12th में गई तो लड़की की एज करीब 17-18 साल हो गई. और उसके बाद में आपने अगर ग्रेजुएशन वगैरह में भी ये स्कीम्स को लगाया और ग्रेजुएट वगैरह आपने अगर फीमेल को करा दिया
दिया तो वो 23-24 साल की हो गई। 23-24 साल की होने से दो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे हो गए। एक तो आपने वो कुछ अर्ली रिप्रोडक्टिव एज के ईयर्स को हटा दिया जिसमें उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा थी और वो मैट्रिमोनियल अलायंस में नहीं घुस पाई। एक तो ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। नंबर 2, आपने इसको इकोनॉमिकली शायद इंडिपेंडेंट बना दिया। नंबर 3, आपने इसको इतना एजुकेट कर दिया कि अब जो आप इसको एडवाइस देंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, वो इसको इस फैमिली प्लानिंग की एडवाइस को समझने के लिए तैयार होगी। और जब भी आप एक फीमेल चाइल्ड को एजुकेट करते हो तो एक्चुअली आप दो फैमिलीज़ को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। सो अगर हमें देखा जाए तो लॉ से एक बहुत अच्छा आइडिया हमारे पास ये हो सकता है कि हम फीमेल को क्या करें, एम्पावर करें। और फीमेल को एम्पावर करें तो उससे क्या होगा कि हमने जैसा कहा कि ये सारे के सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके सामने आएंगे। तो और एक और चीज़ आप बर्थ कंट्रोल के लिए यू मस्ट पॉपुलराइज व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्शन। So contraception is prevention of unwanted or unplanned pregnancy. Basically saying spacing the children. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई प्रेगनेंसी जो अनप्लैंड है, अनवांटेड है, उसको हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और नंबर 2, हमने चिल्ड्रन को क्या करना है, स्पेस करना है। इससे हम एक तो बर्थ रेट को अपने कंट्रोल कर पाएंगे, पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट कर पाएंगे, और अगर हाइंड साइड में देखें तो फीमेल की हेल्थ को क्या कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। फीमेल की हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर होगी और वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी अपने बच्चों में। तो हम RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सारे को कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। सो हम जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उसका एक बहुत बड़ा कॉर्नर स्टोन होगा कि हम ये चाहेंगे कि अनवांटेड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने का कोई ना कोई तरीका हम अपनी पॉपुलेशन को दें, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। सो व्हेन आई कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट आर द मेथड्स दैट आर अवेलेबल, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड द प्लस एंड माइनस ऑफ ईच कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। थैंक यू।